हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल ऑरेकल इंजीनियरिंग क्लासेस में। दोस्तों, एसएससी जेईई का प्रैक्टिस सेट नंबर 18 लेकर हम लोग आ चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। हम लोग का पहला क्वेश्चन है, What is the angle between the induced EMF and supply voltage of a synchronous running condition? ठीक है, एक आपका सिंक्रोनस मोटर है जो कि रनिंग कंडीशन में है। तो उस कंडीशन में उस सिंक्रोनस मशीन में अप्लाइड वोल्टेज और इंड्यूस्ड ईएमएफ के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक, पहला है 0 डिग्री का, कि 0 से अधिक लेकिन 90 डिग्री से कम, कि 90 से 180 के बीच में बनेगा, कि 180 डिग्री से कम बनेगा। ठीक है, तो देखिए ध्यान दीजिएगा, जब भी आपसे पूछा जाए तो आपसे यहाँ पर पूछने का मतलब होता है एग्जामिनर का कि वो रिजल्टेंट वोल्टेज के बारे में पूछना चाह रहा है कि वो कहाँ पर होगा। ये आपका अप्लाइड वोल्टेज है, आइडियली तो ईबी पीछे बनेगा, लेकिन आइडियल तो है नहीं। लोड लगाए हैं तो कुछ डिग्री पर क्या होगा, ये झुक जाएगा, पीछे हट जाएगा 180 से, और यहाँ से ईबी और यहाँ से वी, ये दोनों जहाँ पे कट करेंगे वही क्या होता है, ER। रिजल्टेंट यही तो होता है। ठीक, तो ये है क्या, अगर यहाँ से हम एक लंब डाल दें तो क्या दिख रहा है कि ये 0 डिग्री से ज़्यादा है और 90 डिग्री से क्या है, कम रहने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे समझना आपको ये है कि जो रिजल्टेंट है उसके लिए एंगल की बात की जा रही है। ठीक, तो कितना हो जाएगा, 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम, 0 से 90 के बीच में मिल जाएगा आपको। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, फर्स्ट वाले का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट 1 हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर इसमें पूछा गया है, हाउ कैन द रिएक्टिव पावर डिलीवर सिंक्रोनस जनरेटर बी कंट्रोल। यानी एक आपका सिंक्रोनस जनरेटर यानी अल्टरनेटर है, तो इसमें आप रिएक्टिव पावर का कंट्रोल कैसे करेंगे। पहला है बाय चेंजिंग द प्राइम मूवर इनपुट, जो प्राइम मूवर इनपुट है उसको चेंज करके, या फिर एक्साइटेशन को चेंज करके, या फिर आप रोटेशन को चेंज करेंगे, या फिर प्राइम मूवर की स्पीड को आप चेंज करेंगे। ठीक, चलिए समझ लेते हैं। तो सिंक्रोनस जनरेटर कुछ अलग नहीं बल्कि क्या है, एक अल्टरनेटर होता है, जिसका काम क्या है कि हमको देगा मैकेनिकल इनपुट हम देंगे और हमको ये क्या देगा, इलेक्ट्रिकल आउटपुट देगा। और अल्टरनेटर है तो कैसा मिलेगा आपको, AC आउटपुट मिलेगा। यहाँ तक क्लियर होनी चाहिए बात। फिर एक चीज इसमें हम और देखते हैं कि हम यहाँ पे क्या देते हैं, DC एक्साइटेशन। DC एक्साइटेशन और कहाँ पे देते हैं बंधु, तो रोटर पर देते हैं। रोटर पे दिया जाता है DC एक्साइटेशन। ठीक, अब आप देखिए, जो ये अल्टरनेटर है ये हम लोग को देता है आउटपुट में अपरेंट पावर, PA देता है। और इस अपरेंट पावर में 2 पावर्स होती हैं, एक एक्टिव पावर, दूसरी क्या है, रिएक्टिव पावर। तो एक्टिव पावर हम लोग ये पढ़ते हैं कि ये क्या है, एक कार्यकारी है जो हमारे वर्क में आ रहा है। ठीक, और जो हमको नहीं मिल रहा है वो क्या होता है, रिएक्टिव पावर होता है, और इन दोनों का सम क्या हो जाता है, अपरेंट पावर हो जाती है। तो हम तो यहां से मैकेनिकल पावर दिए, मैकेनिकल पावर यही क्या आपका प्राइम मूवर, यही हम लोग का प्राइम मूवर है। हम लोगों ने मैकेनिकल पावर दी, यानी ये इनपुट दिया, और यही हमको आउटपुट में इलेक्ट्रिकल पावर दे रहा है। तो जब यहाँ पे आप वास्तविक शक्ति दे रहे हो, ठीक, तो आपको आउटपुट में क्या मिलेगी, वास्तविक शक्ति मिलेगी। लेकिन हमको दिख रहा है कि यहाँ वास्तविक शक्ति ना मिलकर आभासी शक्ति मिल रही है, यानी इसमें इस मशीन में कहीं ना कहीं से क्या आ गई है, रिएक्टिव पावर आ गई है। तो रिएक्टिव पावर कहाँ से आई होगी, अपने आप तो उत्पन्न होगी नहीं, कहाँ से आई है, ये जो आप DC एक्साइटेशन दे रहे होगे, जो आप DC एक्साइटेशन दे रहे हो, यही आपकी रिएक्टिव पावर को जनरेट कर रही है। मतलब इसका बहुत बड़ा हाथ है रिएक्टिव पावर को प्रोड्यूस करने में। जबकि जो आपकी एक्टिव पावर है या वास्तविक शक्ति है वो कहां से प्रोड्यूस हो रही है, वो मैकेनिकल यानी आपके प्राइम मूवर के इनपुट से प्रोड्यूस हो रही है। ठीक, तो 2 पॉइंट आप याद रखिएगा, एक्टिव पावर को जब कंट्रोल की बात की जाएगी तब आप वहां पे प्राइम मूवर में चेंज करोगे। ठीक, लेकिन जब आपसे कहा जाए रिएक्टिव पावर चेंज करना है, बढ़ाना है, घटाना है, जो भी करना है, तो इस रिएक्टिव पावर के लिए कौन उत्तरदायी हो जाएगा, DC एक्साइटेशन। DC एक्साइटेशन रिस्पॉन्सिबल होगा टू कंट्रोल द रिएक्टिव पावर इन अ सिंक्रोनस जनरेटर। ठीक, तो बिल्कुल आसान है, जो जिसको दे रहा है वही उससे कंट्रोल हो जाएगा। एक्टिव पावर के लिए प्राइम मूवर जिम्मेदार है, तो इसको चेंज करोगे तो एक्टिव पावर चेंज होगी। एक्साइटेशन देने से रिएक्टिव पावर आ रही है, तो एक्साइटेशन चेंज करोगे तो रिएक्टिव पावर चेंज हो जाएगी।
आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए, तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी, बाई चेंजिंग द एक्साइटेशन। ठीक बंधु, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे इसमें पूछा गया है, इफ द फुल लोड स्पीड ऑफ अ 3 फेज 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर इज 950 आरपीएम, यानी एक इंडक्शन मोटर है 3 फेज 50 हर्ट्ज का जिसकी फुल लोड पर स्पीड दी गई है 950 आरपीएम। व्हाट इज इट्स फुल हाफ लोड स्पीड इज नियरली इक्वल टू, इसकी हाफ लोड पर स्पीड क्या होगी ये पूछा गया है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, एक तो आपको फ्रिक्वेंसी दे दिया गया है, कितनी? 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी दे दिया गया है, ठीक है, 50 हर्ट्ज हो गई। अच्छा, एक चीज़ हम लोग को मालूम है कि इंडक्शन मोटर में हमेशा NS ग्रेटर देन होगा किससे? NR से। आपको NR की स्पीड कितनी दे रखी है? 950 आरपीएम, मतलब NS की वैल्यू क्या होगी? 950 से क्या होगी? ज़्यादा होगी। इतनी बात क्लियर है। NS बराबर होता क्या है? 120 F/P, ठीक है। तो देख लेते हैं, अब 250 से ज़्यादा ही होगी, 1000, 1200, 1500 कुछ भी हो सकता है। पोल कितने होते हैं हमेशा? 2, 4, 6, 8 इसी फॉर्म में होते हैं, तो 4 रखेंगे तो ज़्यादा, ठीक है, नियर अबाउट होनी चाहिए। आप 120 गुणे 50 रखिए, 6 पोल रख के देख लीजिए कितना आएगा? 6 दूनी 12, 1000 आरपीएम, ठीक है। 4 पोल रखेंगे कितना आ जाएगा? 1200 आरपीएम आ जाएगा। तो ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, नियर अबाउट उसी के आसपास होनी चाहिए। तो हम ये मानेंगे कि हम मशीन में पोल कितने हो गए हैं? 6 पोल हो गए हैं। यहाँ तक बात समझ में आई होप आ गई होगी। भाई NS हमेशा ज़्यादा होता है NR से। NR 950 दिया गया है, आप 4 रखोगे तो 1200 आरपीएम आएगा, वो भी ज़्यादा होगा, ठीक है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। आपकी फुल लोड पे चल रही है, बहुत ज़्यादा अंतर तो होगा नहीं गति में। फुल लोड पे आपका कितनी स्पीड है? 950, तो बिना उसके सिग्नल स्पीड कितनी होगी? 1000 आरपीएम हो जाएगी। यही हम रखेंगे, 1200 बहुत ज़्यादा हो जाएगी वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ से NS पता है, NR पता है, तो हम क्या निकाल सकते हैं? स्लिप निकाल सकते हैं। स्लिप बराबर NS माइनस NR अपॉन NS इंटू 100 कर दो, तो ये कितना आ जाएगा? 50, यही तो होगा ना भाई, ठीक, 50 मात्रक तो होगा नहीं कुछ, 0.5 या 0.50। अब ये तो इस समय आया जब ये क्या था? फुल लोड पे चल रहा था। अभी कह रहा है कि ये कितने लोड पे चल रहा? हाफ लोड पे चल रहा है। तो यहां देख लेते हैं, एट हाफ लोड, जब हाफ लोड पे बात की जा रही है तो स्लिप भी कितनी हो जाएगी? फुल लोड बटे 2। हाफ लोड की स्लिप कितनी हो जाएगी? फुल लोड बटे 2। करो कितना होगा? 0.50 डिवाइड बाई 2, यानी कितना आ जाएगा? 0.25, ठीक। अब क्या ये सही है? आई थिंक ये हो जाए कितना? 50 बटे 1000। अच्छा, 0.05 होगा, ये 0.05 स्लिप आएगी, ये हो जाएगा 0.05, ये हो जाएगा 0.025, ठीक, स्लिप आ गई। अब आपको इसी पे स्पीड पूछा है तो निकाल लो, NR बराबर NS1 माइनस S, और हाफ लोड पे पूछा है तो स्लिप कौन सी रखेंगे? हाफ लोड वाली रख देंगे। रखिए, आपका आंसर आ जाएगा 1000, 1 माइनस 0.025। सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा? 1, 25, 75, 975 आरपीएम, ठीक है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी। तो थर्ड में ऑप्शन नंबर डी है। ये था आपका सवाल छोटा सा कि कैसे आपको यहाँ पोल भी डिसाइड करना था खुद से ही। फुल लोड पे दिया गया था, हाफ लोड पे हम लोगों ने निकाल लिया। चलिए निकालते हैं, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें पूछा गया है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ यूनिट स्टेप सिग्नल इज। तो ये तो याद ही होना चाहिए, टी होता है तो उसका क्या हो जाएगा? 1/s। यूनिट स्टेप सिग्नल का जो आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1/s, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इफ द लोड ऑन इंडक्शन मोटर इज इंक्रीज फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड, यानी एक इंडक्शन मोटर है जिसकी स्पीड को जिस पे लोड आपका नो लोड से फुल लोड तक इंक्रीज किया जा रहा है, तो आपको बताना है कि इसमें स्लिप और पावर फैक्टर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। स्लिप और पावर फैक्टर पर देखो, अभी हम लोगों ने देखा, ठीक, क्या देखा? इससे पिछला सवाल जब हम बात कर रहे थे किसकी? फुल लोड पे, तो बंधु उस समय स्लिप कितनी थी? 0.05, और जैसे ही हम लोगों ने बात किया हाफ लोड पे, स्लिप की वैल्यू क्या हो गई? 0.025, ठीक। तो मतलब क्या है, जैसे जैसे आपका लोड बढ़ रहा है, स्लिप क्या हो रही है? बढ़ती हुई चली जा रही है, ठीक, क्योंकि स्पीड क्या होती है? घट जाती है। तो एक चीज तो क्लियर हो गया कि जैसे जैसे आपकी
स्पीड बढ़ेगी, स्लिप की वैल्यू क्या होगी, घटेगी। या फिर इसी का वाइस वर्सा, अगर स्पीड घट रही है तो स्लिप क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और सबको मालूम है कि इंडक्शन मोटर क्या होता है, जैसे जैसे आप लोड बढ़ाते हो स्पीड क्या होती है, घटती है, तो स्पीड घटेगी, स्लिप की वैल्यू क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक, चलिए फिर अगर आप लोगों ने कभी पावर फैक्टर वाला कर्व पढ़ा हो तो पावर फैक्टर वाला कर्व कुछ इस प्रकार से आता है, ये लोड और यहाँ पे क्या है, पावर फैक्टर। मतलब जैसे जैसे आप लोड को बढ़ाते जाते हो पावर फैक्टर भी क्या होता है, बढ़ता जाता है। कहाँ तक, अप टू फुल लोड तक। अप टू फुल लोड आपका पावर फैक्टर इंक्रीज करेगा, किसके साथ, लोड के साथ। लेकिन अगर आप उसको अब ओवरलोडेड कर रहे हो तो पावर फैक्टर बढ़ने की बजाय क्या होगा, घटना स्टार्ट कर देगा। दैट्स मीन जैसे जैसे लोड बढ़ेगा आपका स्लिप भी बढ़ेगी और उसी के साथ साथ पावर फैक्टर भी क्या होगा, बढ़ता रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लें, डिक्रीज डिक्रीज इंक्रीज इंक्रीज किसमें है, डी। ऑप्शन नंबर डी, इंक्रीज एंड इंक्रीज। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे इसमें पूछा गया है, when the applied voltage reduced to 1/2 the starting torque of a 3-phase squirrel cage induction motor becomes, यानी जब आपका एक इंडक्शन मोटर है उसमें वोल्टेज को आप आधा कर दे रहे हो तो उसके टार्क पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो आपको टार्क में वोल्टेज रिलेशन पता होना चाहिए, क्या होता है, टीएस प्रोपोर्शनल होता है वी स्क्वायर के, यही तो होता है। अब वोल्टेज को अगर आधा कर रहे हो तो टार्क कितना हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर, दैट्स मीन टार्क बिकम्स 1/4 ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। तो कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, मौखिक सवाल है, जल्दी जल्दी करने का प्रयास करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, द वोल्टेज एक्चुअली यूज्ड फॉर सेटिंग टू यूजफुल फ्लक्स इन द एयर गैप ऑफ अ 3-फेज इंडक्शन मोटर इज, यानी जो यूजफुल फ्लक्स प्रोड्यूस होते हैं आपके इंडक्शन मोटर में एयर गैप में, वो किसकी वजह से आते हैं, अप्लाइड वोल्टेज की वजह से आते हैं, या अप्लाइड वोल्टेज से ज्यादा वोल्टेज होगा तब आ जाएंगे, अप्लाइड वोल्टेज से कम होगा तब होंगे, या फिर रोटर इंड्यूस ईएमएफ के बराबर होंगे, उनकी वजह से सेटअप होते हैं। तो ये जो आपके होते हैं, जितना आप अप्लाइड वोल्टेज लगाओगे उसी के बराबर आपका क्या होगा, फ्लक्स उत्पन्न होगा। अगर याद हो आपको तो जब हम टार्क का डेरिवेशन करते हैं तो उसमें जब ईएमएफ आता है, ठीक है, फ्लक्स से ईएमएफ आएगा, फ्लक्स से क्या आएगा, ईएमएफ आएगा, और ईएमएफ कहाँ से आएगा, वह अप्लाइड वोल्टेज अप्लाई करोगे तब, तो वहां पे आप रिप्लेस कर देते हो, तभी निकल के आता है कि टार्क क्या होगा, वोल्टेज के स्क्वायर पे डिपेंड करेगा, अदरवाइज ये ई और वी के फॉर्म में आता है। ठीक है, ये सब आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, अप्लाइड वोल्टेज के बराबर होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इसमें क्या पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर हैविंग द हाईएस्ट पावर फैक्टर एट इट्स फुल लोड, यानी फुल लोड पर किस इंडक्शन मोटर का पावर फैक्टर सबसे ज्यादा होगा, शेड पोल का, स्प्लिट फेस का, कैपेसिटर स्टार्ट का, या फिर कैपेसिटर रन का। तो नो डाउट कैपेसिटर रन मोटर, क्योंकि इसमें रनिंग कंडीशन में भी कैपेसिटर क्या है आपका, कनेक्ट है सप्लाई से, दैट्स मीन सीलिंग फैन भी आप बोल सकते हो। इसमें क्या होता है, कोई स्विच लगी होती है सीलिंग फैन में, नहीं, कोई सेंट्रीफ्यूगल स्विच नहीं लगी होती है, आपका स्टार्टिंग से लेके रनिंग कंडीशन तक कैपेसिटर क्या होता है, कनेक्ट होता है। तो जब रनिंग कंडीशन में कैपेसिटर कनेक्ट है तो पावर फैक्टर आपका लो नहीं होगा, बल्कि स्टार्टिंग जितना था उतना अभी भी आपको मिलता रहेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर मार्क करेंगे हम लोग, कौन सा, डी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इसमें पूछा गया है, ए सिंगल फेस इंडक्शन मोटर इज रनिंग एट एन आरपीएम, इट्स सिंक्रोनस स्पीड इज एनएस, यानी एक सिंगल फेस का इंडक्शन मोटर है जिसकी स्पीड बोला गया है एन आरपीएम है, और सिंक्रोनस स्पीड क्या है, ऑब्वियसली क्या होती है, एनएस होती है। इफ इट्स स्लिप विथ रिस्पेक्ट टू फॉरवर्ड स्लिप इज एस, व्हाट इज द स्लिप विथ रिस्पेक्ट टू द बैकवर्ड स्लिप। तो बैकवर्ड स्लिप पूछा गया है, अगर फॉरवर्ड स्लिप आपको बोल दिया गया है एस एफ है तो एक रिलेशन होता है एस एफ इज इक्वल टू 2 माइनस एस बी, एस एफ इज इक्वल टू 2 माइनस एस बी, या एस बी इज इक्वल टू 2 माइनस एस एफ, जो भी है आप ट्रांसफर कर सकते हो। तो बैकवर्ड स्लिप और फॉरवर्ड स्लिप में आपका यही रिलेशन हो जाएगा। ठीक, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। ठीक भैया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पे इसमें क्या पूछा गया है, द रिजल्टेंट फ्लक्स डेंसिटी इन द एयर गैप ऑफ अ सिंक्रोनस जनरेटर इज लोवेस्ट ड्यूरिंग, यानी एक आपका सिंक्रोनस जनरेटर है जिसमें आपका रिजल्टेंट फ्लक्स डेंसिटी मिनिमम सबसे कम कब होगी, जब वो ओपन सर्किट हो, जब वो शॉर्ट सर्किट हो,
जब उसमें फुल लोड पे काम कर रहा हो, जब वो हाफ लोड पे काम कर रहा हो। तो फ्लक्स डेंसिटी दैट्स मीन बी की बात कर रहा है। देखो यहाँ लिख दे रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 10, फ्लक्स डेंसिटी बी की बात कर रहा है। बी कहाँ से आएगा? फाई से आएगा। फाई कहाँ से आएगा बंधु? करंट से आएगा। अगर करंट नहीं तो फ्लक्स नहीं, फ्लक्स नहीं तो फ्लक्स डेंसिटी नहीं मिलेगी। दैट्स मीन अगर सर्किट ओपन हो जा रही है तो करंट बिकम्स जीरो, और करंट जीरो तो ऑरेस्टेड के नियम से फ्लक्स वहां पर नहीं आएंगे, फ्लक्स नहीं आएंगे तो फ्लक्स डेंसिटी भी जीरो हो जाएगी। दैट्स मीन हम मार्क करेंगे ऑप्शन नंबर ए को कि ओपन सर्किट कंडीशन में आपको लोवेस्ट फ्लक्स डेंसिटी मिलने वाली है। ठीक भैया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। इसमें पूछा गया है वेव बाइंडिंग इज एम्प्लॉयड इन अ डीसी मशीन। वेव बाइंडिंग क्यों की जाती है? देखिए रिपीटेड क्वेश्चन ही है, मगर ये आप कभी गलत मत करना, फ्री में नंबर देख के जाता है। फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ, वेव बाइंडिंग कहाँ यूज की जाती है? हाई वोल्टेज और लो करंट के एप्लीकेशन में। जबकि लैप बाइंडिंग कहाँ यूज की जाती है? हाई करंट और लो वोल्टेज के एप्लीकेशन में। वेव बाइंडिंग में नंबर ऑफ पैरेलल पाथ कितने होते हैं? 2, और लैप में कितने होते हैं? P के बराबर। याद कहाँ से रखना है? LAP लैप होता है, यानी A बराबर P हो जाएगा। वेव बाइंडिंग में हम लोग यूज करते हैं क्या बंधु? डमी कॉइल। मैकेनिकल अनबैलेंस को समाप्त करने के लिए वेव बाइंडिंग में डमी कॉइल प्रयोग में लाई जाती है। डमी कॉइल का कनेक्शन किसी भी बाइंडिंग के साथ नहीं होता है। ठीक, फिर लैप बाइंडिंग में आएंगे तो यहाँ पे क्या यूज होता है? इक्वलाइजर रिंग प्रयोग में लाई जाती है। करंट के डिस्ट्रीब्यूशन को एक समान रखने के लिए लैप बाइंडिंग में हम लोग इक्वलाइजर रिंग का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो ऐसा नहीं कि जो क्वेश्चन है केवल वही पढ़ रहे हैं हम लोग, उससे संबंधित जो क्वेश्चन और भी आ सकते हैं वो सारी चीजें भी हम लोग क्या करेंगे? कवर करते हुए चलेंगे। ये सब काफी इंपॉर्टेंट है जो बार बार एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, मेंटेनेंस रिक्वायर्ड आर लेस इन, यानी सबसे कम मेंटेनेंस किसमें आवश्यक होगी? पहला है इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव, डीजल लोकोमोटिव, स्टीम लोकोमोटिव की नन ऑफ द अबव। तो नो डाउट इलेक्ट्रिकल लोकोमोटिव जो होगी उसमें आपकी मेंटेनेंस की आवश्यकता सबसे कम होगी। ठीक, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स में ये आपकी जो है 25 kV 50 हर्ट्ज सप्लाई पर चलती है। 25 kV 50 हर्ट्ज सप्लाई पे चलती है, जबकि इसमें मोटर कौन सा यूज होता है? डीसी मोटर। दैट्स मीन रेक्टिफायर का यूज करते हैं इस एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक भैया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पे इसमें क्या पूछा गया है? द स्पेसिफिक एनर्जी कंजप्शन, जो आपका ऊर्जा उपयोग में लाई जाएगी, कंजप्शन होगा एनर्जी का, वो कब होगा? इंक्रीज विथ इंक्रीज इन मैक्सिमम स्पीड, डिक्रीज विथ इंक्रीज इन मैक्सिमम स्पीड, या फिर इज इंडिपेंडेंट ऑफ मैक्सिमम स्पीड, या फिर डी नन ऑफ दी एबव। तो जो आपका ऊर्जा कंजप्शन है वो स्पीड पर किस प्रकार से रिलेट कर रहा है, यही क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो स्पेसिफिक एनर्जी कंजप्शन है, अगर स्पीड में बात की जाए तो जैसे जैसे आपकी स्पीड इंक्रीज करेगी, जो आपका स्पेसिफिक एनर्जी कंजप्शन है ये भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज करता रहेगा। कभी कभी इसका ग्राफ पूछ लेता है कैसा होगा, तो इसका ग्राफ क्या होता है? लिनियरली बढ़ता हुआ होता है ऊपर की ओर। ठीक, जैसे जैसे आप कर रहे हो वैसे वैसे क्या होगी? बढ़ती रहेगी उसी के रिस्पेक्ट में। ठीक है, फ्यूल रिक्वायरमेंट क्या होगी? उस हिसाब से बढ़ती रहेगी आपका। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पे इसमें पूछा गया है आर्क कैन बी प्रोड्यूस बाय, यानी आर्क कैसे उत्पन्न कर सकते हो? तो ये तो आर्क आपकी चाहे एसी हो और चाहे आपकी डीसी हो, दोनों से ही आर्क आपकी उत्पन्न की जा सकती है। ठीक है, यूज कौन सा करते हैं? डीसी वाला ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हम सी मार्क कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पे द ट्रांसफार्मर यूज फॉर एसी वेल्डिंग सेट इज। तो वेल्डिंग के लिए आपको क्या चाहिए? हाई करंट। वेल्डिंग के लिए चाहिए हमको हाई करंट चाहिए, और हाई करंट किस में मिलता है? जहाँ पे वोल्टेज क्या हो? कम हो। तो कौन सा ट्रांसफार्मर लगाओगे आप? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाओगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पे
तो सरल क्वेश्चन भी रिपीट करते रहिए। ऑन व्हाट बेसिस इज द इंसुलेशन लेवल ऑफ अ 400 kV लाइन EHV लाइन ओवरहेड लाइन इज डिसाइडेड, यानी 400 kV की ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन है, उसमें जो इंसुलेशन लेवल होगा किसके अकॉर्डिंग पर डिजाइन किया जाएगा? तो याद रखिएगा 230 kV से ऊपर, above 230 kV आप जब भी डिजाइन करोगे तो आप डिजाइन करोगे स्विचिंग वोल्टेज के अकॉर्डिंग, ठीक है। 230 kV तो 400 kV उसी में आ रहा है, तो 230 kV से ऊपर जितनी भी होंगी सब स्विचिंग ओवर वोल्टेज के लिए डिजाइन की जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर मार्क करेंगे हम 17 का C, ठीक बंधु। नेक्स्ट चलिए मिटा देते हैं। क्या है, ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइकिल डज अ मॉडर्न स्टीम पावर प्लांट वर्क? तो स्टीम पावर प्लांट जो आधुनिक समय का है वो किस पे काम करता है? रैंकाइन साइकिल पे काम करता है, रैंकाइन साइकिल पे काम करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट वन हो जाएगा। नेक्स्ट, अच्छा स्टीम पावर प्लांट की एफिशिएंसी कितनी होती है? तो स्टीम पावर प्लांट की ओवरऑल एफिशिएंसी जब पूछा जाएगा तो 30 से 35% के बीच होती है, लेकिन अगर उसमें लगे बॉयलर की एफिशिएंसी पूछेगा तो 60 से 65% तक होती है। बॉयलर की एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, पूरे प्लांट की एफिशिएंसी क्या होती है बंधु? कम हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, द चार्जिंग रिएक्टेंस ऑफ अ 50 किलोमीटर लेंथ ऑफ अ लाइन इज 1500 ओम। एक आपकी ट्रांसमिशन लाइन है जो कि 50 किलोमीटर लंबी है, इसमें कैपेसिटिव रिएक्टेंस दैट्स मीन एक्सी की वैल्यू दे रखा कितना? 1500 ओम। अब कह रहा है आगे क्या कह रहा है, व्हाट इज द चार्जिंग रिएक्टेंस ऑफ अ 100 किलोमीटर लेंथ ऑफ अ लाइन? 100 किलोमीटर लेंथ यानी जस्ट क्या कर रहे हो, 50 का 2 गुना कर दे रहे हो, तो एक्सी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3000 हो जाएगी, 1500 रहेगी, 750 हो जाएगी, या फिर 6000 ओम हो जाएगी, ठीक है। तो लाइन दुगनी हो रही है, दुगना नहीं होगा, लेकिन ये क्यों? ऐसे तो हो रहा है। कैपेसिटेंस किस में कनेक्ट है बंधु? पैरेलल में कनेक्ट हैं। तो अगर ये पैरेलल में कनेक्ट हैं तो हमसे एक्सी पूछा है 1/c, एक्सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सी, दैट्स मीन जैसे पैरेलल पाथ बढ़ेगा तो C1 C2 C3 होता है, कैपेसिटर की वैल्यू बढ़ेगी ना, और कैपेसिटर की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो एक्सी की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। यानी 50 किलोमीटर पे अगर C था तो 100 पे कितना हो जाएगा? 2C हो जाएगा। जैसे ये 2C हुआ एक्सी की वैल्यू क्या हो जाएगी? जो पहले 1500 थी अब वो आधी होकर कितनी हो जाएगी? बटे 2 कितनी हो जाएगी? 750 ओम हो जाएगी। यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट वन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, इन अ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी द पावर फैक्टर एट रेजोनेंस इज। तो चाहे सीरीज हो चाहे पैरेलल हो, जब भी एफआर पे पूछेगा कि पावर फैक्टर कितना है तो पावर फैक्टर कितना होता है? यूनिटी। फेज एंगल कितना होता है? 0 डिग्री, ठीक भैया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, इक्विवेलेंट पाई मॉडल इज क्वाइट सुटेबल फॉर एनालाइजिंग द परफॉर्मेंस ऑफ अ ट्रांसमिशन लाइन ऑफ। यानी जो पाई नेटवर्क आप बनाते हो वो कितने किलोमीटर की लाइन के लिए सुटेबल हो पाएगा? तो ट्रांसमिशन लाइन को शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग, ये सब हम लोगों ने पढ़ा है, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा। शॉर्ट, मीडियम, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन को अगर लेंथ के अकॉर्डिंग बांटा जाएगा तो 80 किलोमीटर तक, 80 किलोमीटर तक आपकी आती है क्या? शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है। मीडियम ट्रांसमिशन लाइन जो होती है वो आपकी आती है 80 से 160 या 200 किलोमीटर की रेंज तक, और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन आती है 200 किलोमीटर से ऊपर तक, ठीक। ये जो आपको आंकड़े बुक में मिल जाएंगे। तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, 150 किलोमीटर भी है और 250 किलोमीटर भी है, ठीक। तो देखिए जब आप यहाँ पे मार्क करेंगे तो क्या पूछा है? पाई नेटवर्क के लिए पूछा है, तो पाई के लिए आप क्या मार्क करेंगे? मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में यूज में लाया जाता है, तो आप लेंथ लिख दीजिए, कितना होगा? 150 किलोमीटर के लिए सुटेबल हो जाएगा पाई नेटवर्क, ठीक है। 200 किलोमीटर तक होती है भैया, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। इसमें पूछा गया है ए सीरीज आरएलसी रेजोनेंट एट 1000 किलोहर्ट्ज, यानी एक आपका आरएलसी सर्किट है सीरीज में जिसमें रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बोल रखा है कितनी है? 1000 हर्ट्ज है। क्या पूछा है? एट
1200 किलोहर्ट्ज द सर्किट इम्पीडेंस इज। अच्छा 1200 हर्ट्ज, 1200 किलो हर्ट्ज, यानी रीजोनेंस से कहाँ जा रहे हो आप, ऊपर जा रहे हो, तभी 1200 आएगा। उस समय सीरीज आरएलसी सर्किट का इम्पीडेंस में किसका इफेक्ट होगा, इंडक्टिव होगा, कैपेसिटिव होगा, रेजिस्टिव होगा। तो आप याद रखिएगा कि जब सीरीज में पूछेगा तो ठीक रीजोनेंस पे कितना होता है, यहाँ तो सबको मालूम है, अभी पढ़े हम लोग क्या होता है, यूनिटी। इधर जाएंगे तो पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, लैगिंग हो जाएगा। इधर कम पे आएंगे तो क्या हो जाएगा, लीडिंग हो जाएगा। लैगिंग मतलब किसका इफेक्ट ज्यादा है, इंडक्टिव रिएक्टेंस, दैट्स मीन एक्सएल का इफेक्ट ज्यादा होता है। और लीडिंग किसका ज्यादा होता है, एक्सी का ज्यादा हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। तो यहाँ पे क्या मार्क कर दोगे आप, सी, इंडक्टिव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। टू कपल्ड इंडक्टर L1 0.2 हेनरी, L2 0.8 हेनरी हैव कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग K 0.7। तो आपको बताना है म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना हो जाएगा। M बराबर क्या होता है, K अंडर रूट L1 इंटू L2 रख दो। K की वैल्यू 0.7, L1 की वैल्यू 0.2, L2 की वैल्यू कितना बंधु, 8। सॉल्व कर लो, 0.7 रूट टाइम्स 0.16। ठीक है, 0.7 इंटू कितना हो जाएगा, 0.4। सॉल्व कर लो, 0.28। यही आपका आंसर हो जाएगा हेनरी मात्रक के साथ। ठीक भैया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। इसमें क्या पूछा गया है, व्हेन मैक्सिमम पावर ट्रांसफर टू अ लोड जेड टेक प्लेस व्हेन जेड इज इक्वल टू, जेडल कितना होगा अगर आपको मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करनी है लोड को, और अगर आपके जो इंटरनल इंपीडेंस है उसका मान दिया गया है, जेडल का इंटरनल इंपीडेंस का मान दिया गया है, जेटीएस लिख सकते हैं, कितना दिया गया है, 4 - j5। जेडल की वैल्यू पूछा है, तुमको पता है जेडल क्या होता है, जेटीएच का कॉन्जुगेट होता है। दैट्स मीन कितना रखेंगे, 4 + j5। यहाँ पे कैपेसिटर लगा होगा, माइनस है तो हम क्या लगा देंगे, इंडक्टर लगा देंगे, तो आपको मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा, 4 + 5j, ए ही दिया गया है। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। इसमें पूछा गया है व्हेन टू पोर्ट नेटवर्क आर कनेक्टेड पैरेलल इफ इट्स, यानी आपका जो टू पोर्ट नेटवर्क है उसको आज आप पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हो तो आपका क्या होगा, कौन सा पैरामीटर मेंशन किया जाएगा, जेड पैरामीटर, वाई पैरामीटर कि एच पैरामीटर या फिर ABCD पैरामीटर। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, पैरेलल जब भी सीरीज में बात करेगा तो सीरीज के लिए तो आप जेड पैरामीटर बताओगे। ठीक है, और पैरेलल के लिए क्या हो जाएगा, वाई पैरामीटर हो जाएगा। ठीक, तो ये आपके 25 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। जल्दी मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इसको सॉल्व करिए। अगर कोई क्वेश्चन में डाउट है तो आप टेलीग्राम चैनल पे हमारा ये PDF डाउनलोड करके फिर से सॉल्व कर सकते हैं, और कमेंट सेक्शन में आप अपने क्वेश्चन को फिर से पूछ सकते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।